नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद नोमान हाजिर हूं एक बार फिर एक खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। नाज़रीन, बिलाशुबा हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा तबका नौजवान यानी युवा है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि हमारे मुल्क की आबादी में 10.5 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्ग हैं जिनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और 2050 तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत की आबादी का 20% हिस्सा होंगे हमारे बुजुर्ग। इनकी तादाद बढ़ने से दुनिया के कई ममालिक में मसाइल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत की 5000 साल पुरानी तहजीब सारी दुनिया को बुजुर्गों के अदब व एहतराम का सबक देती है। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली का नज़रिया फ़रोग पा रहा है, वैसे वैसे बुजुर्गों के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो सकाफ़त है, हमारे मुल्क की तहजीब जो हमें बुजुर्गों का अदब व एहतराम सिखाती है, उसकी झलक हमारे मुल्क के आइन और हुकूमत की कोशिशों में साफ नज़र आती है। हुकूमत ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए कानून बनाया है और उसके साथ साथ ये बात यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि बुजुर्गों का अदब व एहतराम बरकरार रहे। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या है बुजुर्गों की देखभाल से मुताल्लिक कानून, आखिर अगर बुजुर्ग परेशान हो तो कहां जाएं, और इस कानून की ज़रूरत और तकाज़ों पर गुफ्तगू होने के साथ साथ इस बात पर भी रोशनी डाली जाएगी कि उसमें ज़रूरत और तकाज़ों को देखते हुए क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है गौरव वर्मा, मारूफ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आज हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है गौरव साहब। और एक ख़ास मौजू पर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि एक बड़ा तबका बुज़ुर्गों का और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। जैसे जैसे साइंस की नई नई ईजादात हुई, साइंस ने तरक्की की, वैसे ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। तो आज के दौर में आपके ताल्लुक़ से अगर मैं बात पूछना चाहूँ, आप एक मारूफ वकील हैं, आपका एक तजुर्बा है, बुज़ुर्गों के लिए कौन सा ये अहम कानून है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, क्या है ये कानून? जी, तो देखिए, जैसे हम समझते हैं कि पहले हमारे यहाँ परिवार जो थे वो एक साथ रहते थे। धीरे धीरे करके न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई जहाँ पे बच्चे अपना अलग जाके कहीं नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप अपने अलग रह रहे हैं, और उन सब चीज़ों के चलते हुए धीरे धीरे देखा गया कि जैसे जैसे माता पिता बुज़ुर्ग होते जाते हैं, उनका अकेलापन या उनका कोई भी केयर नहीं रख पाता है, या फिर उनको कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उनकी कोई देखभाल नहीं कर पाता है। कई बार बच्चे उनको बस छोड़ के चले जाते हैं, उनकी संपत्ति कई बार वो अपने नाम पे करवा लेते हैं और उसके बाद माता पिता के पास कुछ होता ही नहीं है करने के लिए, क्योंकि उनकी जो उनकी आमदनी होती है जीवन भर की, वो उनके बच्चे होते हैं और वो बच्चे ही उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक एक्ट आया था जो ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट ऑफ 2007 है। ये लोकसभा में 2007 में पारित हुआ था ये, और इसमें इसके 2-3 भाग हैं। पहला भाग है जिसमें एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है। जो ट्राइब्यूनल से हमारा मतलब है जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक एसडीएम होता है, वो इसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको प्रिसाइड करते हैं, और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि किसी केस में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई पेरेंट्स हैं जिनके पास कुछ अपना पालन पोषण करने के लिए कोई पैसे नहीं हैं या कोई संपत्ति नहीं है, तो उनको कैसे वो मेंटेनेंस प्राप्त कराया जाए और कैसे उन बच्चों से जो उनका हक है वो उनको दिलवाया जाए। तो इसके लिए एक ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ है। ये एक भाग है इस एक्ट का, और दूसरा भाग है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं अपनी नीतियां बनाने की, अपने कानून बनाने के लिए, इसलिए ताकि वो उन बुज़ुर्गों के लिए जो कुछ भी हो सके, चाहे वो मेडिसिन में हो या उनके यातायात में हो या प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस में हो या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए वो अपनी नीतियां क्या बनाएंगे और कैसे रखेंगे। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि इसी के साथ एक और नई चीज़ शुरू हुई थी जो कि था वृद्धाश्रम बनाना, और सभी राज्य सरकारों को ये प्रावधान दिया गया था कि आप इसमें अपनी नीतियां बनाएं और इसमें वृद्धाश्रम स्थापित करें।
ये जो आपने कहा कि इसके अंदर एक बात कही गई थी कि वृद्धाश्रम, जिसे ओल्ड एज होम भी कहते हैं, उसको बनाने की बात की गई, तो आप इसके इसके कॉन्सेप्ट पर अगर हम गौर करें तो कितना ये कामयाब नज़र आ रहा है वृद्धाश्रम का ये कॉन्सेप्ट आपको? इसमें क्या कुछ, अगर आपके तजुर्बे से मैं जानना चाहूँ, तो वहाँ क्या सहूलियात उनको मिल रही हैं बुज़ुर्गों को? देखिए, वृद्धाश्रम में ये है कि सारे जो मेडिकल असिस्टेंस किसी भी प्रकार की अगर उनको चाहिए हो, कोई भी चिकित्सक आवश्यकता चाहिए हो, कभी किसी हॉस्पिटलाइजेशन कराना हो, उन सब में उनको उनकी मदद मिलती है। प्लस इसमें ग्रांट्स आते हैं, और ग्रांट्स आते हैं सरकारों से बेस्ड ऑन द बजट, तो उसमें उनको उनके लिए जो भी खाने पीने का जो खर्चा है वो उठाना, वहाँ पे उसका पूरा मेंटेन करना, उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे पूरी सुविधाएं होती हैं। जो उनकी मदद दिन भर में अगर कुछ उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसमें उनकी मदद करना, उसके लिए कोई असिस्टेंट की ज़रूरत हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। इनफैक्ट अब जो एक नया संशोधन इसमें आ रहा है, उसमें इसको और थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए ये चीज़ें भी लाई गई हैं कि आप इसमें जो अपने रेगुलेट करेंगे, जो भी आप ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रम अगर जो बना रहे हैं, उनको आप प्रॉपरली रेगुलेट करेंगे, और उसका एक मैकेनिज्म एक बनाएगी सारी राज्य सरकारें। एक ये आपने बहुत अच्छी बात की कि राज्य सरकारें उसका एक मैकेनिज्म बनाएंगी, उसके अंदर जो इस कानून में तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस की गई हैं, अमेंडमेंट पर भी बात करेंगे। लेकिन वृद्धा आश्रम के ताल्लुक से जहां बात की, बहुत सारे जो लोग हैं वृद्धाश्रम में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बुजुर्गों की खास देखभाल की जा रही है, लेकिन वृद्धाश्रम से पहले की चीज़ होती है अपना कुनबा, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी औलाद। इसके लिए अपनी औलाद को ज़्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए क्या ये इस कानून के क्या प्रावधान है, मैं इसकी बारीकियों को समझना चाहूँगा, और चाहूँगा कि हमारे नाजरीन भी समझें। इस कानून के तहत एक शख्स को, जो बुजुर्ग है, क्या अधिकार दिए गए हैं कि वो क्या कुछ हासिल कर सकता है और कैसे? जी हाँ, तो जैसे आपने इसका नाम अगर सुना कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स, तो जहाँ तक वेलफेयर की बात करें, वो वेलफेयर जो है वो मेनली एक सरकार का काम है, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार। उसके अलावा जो दूसरा एक जो पहला वाला जो भाग है, जो मैंने आपको पहले बताया था, मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस पे अगर बात करें, तो जो ये ट्राइब्यूनल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो लोग जा सकते हैं जो वरिष्ठ नागरिक हों, यानी कि जो हमारे कानून के हिसाब से जिनकी 60 साल की उम्र हो चुकी हो वो, या कोई माता पिता और दादा दादी। ज़रूरी नहीं है कि वो 60 साल के हों, लेकिन वो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एक आवेदन दे सकते हैं, ये बोलते हुए कि मेरे जो बच्चे हैं या मेरे बच्चों के जो बच्चे हैं वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे, वो हमको एक महीने में कुछ पैसा नहीं दे रहे, या हमारी कोई प्रॉपर्टी है जो उनको हमने ट्रांसफ़र कर दी थी, या हमारी जो प्रॉपर्टी जिसमें हम रह रहे थे उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे सभी सिचुएशंस में वो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया कि ये एसडीएम ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम ऑफिस है ये वहाँ पे फाइल होती है, और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होती है। इसमें जो प्रोसीजर होता है वो मैं थोड़ा सा और अभी समझाऊंगा आपको। जी, जो प्रोसीजर है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने क्या किया, वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्या इसके लिए, जैसे आमतौर पर हम इस चीज़ को किसी केस की तरह समझना चाहें, तो क्या कोई वकील की ज़रूरत इसमें पड़ती है कि अगर बुज़ुर्ग परेशान हैं और उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो कोई जो एप्लीकेशन देंगे उसके लिए उनको कोई वकील हायर करना पड़ेगा, या सिर्फ एक एप्लीकेशन देने के बाद वो प्रोसीडिंग जो है उसका आगाज़ हो जाता है? देखिए, इसमें एक सबसे खास बात जो इस अधिनियम की है वो ये है कि इसमें एक प्रावधान साफ साफ जिसमें लिखा हुआ है, प्रावधान है कि इन केसेस में वकील अपीयर नहीं होंगे, यानी वकील की उनको ज़रूरत है ही नहीं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि उनका ना तो इससे खर्चा बढ़ रहा है, ना इसमें कोई कोर्ट फीस है, ना इसमें कोई वकील का कोई खर्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बहुत ही साधारण सी एप्लीकेशन होती है। हर प्रदेश सरकार ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन फाइल होती है और वो एसडीएम ऑफिस में लग जाती है। यानी देखा जाए तो खर्चे की अगर हम बात करें तो खर्चा इसके अंदर बुज़ुर्गों का नहीं होगा। हुकूमत ने पूरी इस तरीके से कोशिश की है, उसके अंदर एक निज़ाम बनाया है कि बुज़ुर्ग का कोई खर्चा ना हो, ना उनको किसी वकील की ज़रूरत पड़े, और वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो किस तरह
ये कंपलसरी है उनके बच्चों के लिए, किस तरह उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ट्रिब्यूनल के सामने ज़रूर पेश होना पड़ेगा, और इसमें ट्रिब्यूनल के जो अधिकार हैं यानी कि उनके जो इख्तियार हैं, ताकत है, कितनी उसको ताकत दी गई है इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल को? जी, तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि कौन फाइल कर सकता है ऐसी एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बुजुर्ग जो कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा के हैं, या कोई माता पिता या दादा दादी, ये लोग वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एसडीएम ऑफिस में। वो खुद कर सकते हैं, या अगर वो खुद नहीं कर सकते तो वो अपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो उन, क्योंकि हम नहीं जा सकते और हम नहीं कर सकते, हमारी शारीरिक इतनी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम जा सकें वहाँ पे, तो वो किसी और को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप हमारा केस जाके वहाँ पे लड़ें। उसके अलावा सरकार ने एक ऑफिसर भी नियुक्त किया हुआ है, जो ऑफिसर हमेशा वहाँ पे मौजूद रहते हैं आपकी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आए उसको आगे परसू करने के लिए। तो इस तरह से तो पहले एप्लीकेशन शुरू होती है। जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब सवाल ये है कि किसके अगेंस्ट ये आदेश हो सकते हैं। आदेश किसके अगेंस्ट हो सकते हैं, उसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि या तो आपके बेटे बेटी, चाहे वो आपके बायोलॉजिकल बच्चे हों या आपके अडॉप्टेड बच्चे हों, और या आपके स्टेप बच्चे हों, ये सभी, इन सभी के अगेंस्ट आप केस वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके अलावा अगर कुछ निसंतान जो लोग होते हैं वो क्या करें, तो अगर उनकी कोई भी संपत्ति है, या अगर बोला चाहे कि अगर उनके मरने के बाद अगर किसी का अधिकार बनता होगा या उनका कोई वारिस होगा जो कि उनके बच्चे नहीं है, कोई और रिश्तेदार हो या कोई ऐसा जो भी उनका वारिस बन सके, उनके खिलाफ वो केस फाइल कर सकते हैं। तो आदेश जो हैं वो उन सब के अगेंस्ट हो सकते हैं जो कि किसी ना किसी तरह से इनकी किसी चल अचल संपत्ति को लेने के लिए सक्षम हो उनकी डेथ के बाद। तो उन सब का ही ऑब्लिगेशन माना गया है इस एक्ट के अंदर कि वो उन सब के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। आपका एक बच्चा हो, आपके 4 बच्चे हों, आपके एक भी बच्चा नहीं है, तो आप अपने उन लोगों के जो आपके उत्तराधिकारी, आपके वारिस जो हो सकते हैं, उन सब के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि वो जो फाइल किसके अगेंस्ट कर सकते हैं। क्या सर इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, जो लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है, जिनकी शादी हो चुकी है और वो ससुराल जा चुकी हैं, तो क्या उनके ऊपर भी वो केस किया जा सकता है? लड़का और लड़की को बराबर रखा गया है इसमें? जी हाँ, इसमें लड़के और लड़की दोनों को बराबर रखा गया है। और जैसा मैंने बताया कि लड़का लड़की चाहे वो अडॉप्टेड हो या वो आपके बायोलॉजिकल हो या स्टेप बच्चे हों, और उसके अलावा आपके नाती पोते अगर वो बालिग हैं। हालांकि अभी संशोधन जो 2019 में अभी आ रहा है, अभी लोकसभा में है, वो अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास, अभी वो वहाँ से पास नहीं हुआ है। तो उसमें इन्होंने एक और चीज़ इंक्लूड की है। उसमें उन्होंने बोला है कि जो माइनर जो हैं, उन माइनर्स के भी अगर गार्जियन है कोई, तो उन गार्जियन के का नाम डालते हुए भी उनके अगेंस्ट भी वो केस फाइल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेरेंट्स की डेफिनेशन जो इसमें लिखी हुई है, पेरेंट्स की डेफिनेशन में पहले था कि पेरेंट्स में होते हैं माता पिता या दादा दादी। अब उसको थोड़ा सा और उसको बढ़ाया गया है, और अब उसमें बोला गया है कि आपके सास ससुर, उसमें भी उस परिभाषा में सास ससुर भी आएंगे, यानी सास ससुर को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर एक सवाल अपना वहीं लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ट्रिब्यूनल की जो अधिकार हैं, उसके जो उसके इख्तियारात हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि उसके अधिकार क्या हैं ट्रिब्यूनल के, उसको कितनी पावर्स दी गई हैं कि वो उनको जिम्मेदार बनाए, वो कितनी उसके पावर हैं उसके पास? जी हाँ, तो जब ये एप्लीकेशन फाइल हो जाती हैं उसके बाद ऑर्डर कई तरीके के हो सकते हैं। तो आदेश एक ये हो सकता है कि इनको मासिक तरीके से इनको मेंटेनेंस एक पे किया जाए, जिसमें पहले एक लिमिट थी कि 10,000 रुपये से ज़्यादा हर महीने आप नहीं दे सकते, लेकिन अभी उसके अंतर्गत ये 10,000 की जो लिमिट है इसको हटा दिया गया है। हालांकि ये अभी आना है, जब मैंने पहले भी बताया आपको। तो जब ये आ जाएगा तो उसके बाद ये 10,000 की जो लिमिट है ये भी हट जाएगी। तो आप एक तो मेंटेनेंस ले सकते हैं,
दूसरा, मेंटेनेंस का डेफिनेशन जो है वो बड़ा वास्ट है, वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कोई राशि है जो आपको सिर्फ राशि मिलने के लिए हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका खान पान, जैसे कि आपका रहना, जैसे कि आपकी चिकित्सक सुविधाएं या मेडिकल अटेंडेंस एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब को ही मेंटेनेंस माना गया है और इन सब पे ही ऑर्डर पास हो सकते हैं। ऑर्डर पास होने के बाद अगरचे वो बच्चे वो प्रेजेंट नहीं होते हैं ट्रिब्यूनल में, देन देखिए क्या होगा? इसमें दो चीज़ें हैं, या तो जो आप बोल रहे हैं उसमें ऑर्डर पास होने के बाद एक अलग चीज़ है। पहले मैं उस पर आता हूँ कि अगर वो नोटिस, इसमें क्या होता है, अगर जब एप्लीकेशन फाइल होती है तो पहले एक नोटिस इशू होता है, यानी कि समन्स जाते हैं उन बच्चों के खिलाफ, और वो समन्स जो जाते हैं वो उसी एसडीएम ऑफिस से जाते हैं जहाँ पे आपने एप्लीकेशन फाइल की है, ताकि वो आके अपना पक्ष रख सकें। जी, वो आके अपना पक्ष रख सकें। वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद वो सुनवाई होगी। अगर वो नहीं आते हैं तो एसडीएम के पास पावर है कि उनको समन दें, और समन देने के बाद अगर कुछ वो उसमें नहीं आना चाहते तो उनके अगेंस्ट प्रोसीड कर जाएं बिना उनको सुने हुए, ये मान के कि वो जानबूझ के वो नहीं आना चाहते हैं वहाँ पे। दूसरी बात जो आपने बोली कि ऑर्डर, अगर वो नहीं आए और ऑर्डर अगर पास हो गया, तब भी उनके पास अपील का प्रोविज़न है, वो अपील कर सकते हैं इस आदेश के खिलाफ। या अगर वो ऑर्डर हुआ है और वो वहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में हुआ है और वो नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा ऑर्डर जो है वो उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जो अभी फिर से कम हो रहा है संशोधन में, उसको 15 दिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 दिन में वो अगर नहीं देते हैं तो ये उनको अरेस्ट करवाने की भी पावर है कि अगर आपने हमारे कोई ऑर्डर को अगर वायलेट किया है और उसको नहीं पूरा किया है तो हम उसमें आपको 1 महीने की कारागार भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की कारागार तो आपने बताई। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की बात करूं, कहीं ना कहीं सख्ती का भी एक प्रावधान होता है कि सख्त बरती जाती है और सज़ा की बात की जाती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी रखी गई है, क्या सज़ा दी जा सकती है ट्रिब्यूनल की तरफ से? देखिए, जैसे अगर कोई आदेश पास हुआ है और आदेश होने के बाद अगर उसका कोई कंप्लायंस नहीं होता है, उस केस में सिर्फ 1 महीने की सज़ाई दी जा सकती है। उसके अलावा एक और प्रावधान है जो है कि अगर आपकी, जैसे माँ बाप होते हैं वो कई बार अपनी जो संपत्ति है वो अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं, जब अपने बच्चों के नाम पे कर दी तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आपने जिक्र किया है कि हमारे हाथ से हमारी संपत्ति एक तरीके से जा चुकी है, हमने उनके नाम कर दिया, अब क्या करें। ये बहुत, बहुत अहम बात है। ये बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि वो इस भरोसे के साथ करते हैं कि आज मैं अपनी जो संपत्ति है वो मेरे बच्चों की है और वो बच्चों के लिए मैंने उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी है, तो अब ये मेरा रखरखाव करेंगे, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करने की। लेकिन उसके बाद ही सबसे ज़्यादा मुसीबत सबसे ज़्यादा खड़ी होती है इन माता पिताओं के लिए जिनके पास कुछ और होता ही नहीं है। तो उस केस में अगर बच्चे ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेने के बाद, चाहे वो गिफ्ट से हुई हो या किसी और तरीके से, अगर माता पिता ने उनके नाम पे ट्रांसफ़र की है और वो उसके बाद इनका पालन पोषण वगैरह नहीं करते हैं, इनका ख्याल नहीं रखते हैं, पैसे नहीं देते हैं, किसी तरीके का फिजिकल अब्यूज़ या किसी भी टाइप की शारीरिक या मानसिक उनको टॉर्चर करते हैं किसी भी प्रकार का, उस केस में एसडीएम के पास पावर है इस अधिनियम के अंदर कि वो उस जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको वॉइड कर दे और वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस उन माता पिता के नाम पे वापस आ सकती है। यानी जो उन्होंने प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट कर दी थी या दे दी थी, उसके बाद वो एसडीएम उसको खत्म करके वो प्रॉपर्टी उनको वापस दिलवा सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत अहम ये इसका जुज है, प्रावधान इसके अंदर ये दिए गए, ये बहुत अहम है अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि आपने बिल्कुल सही किया कि इसके बाद जो है वो काफ़ी केसेस इस तरीके के सामने आए हैं। आपको, जैसे अगर आपके तजुर्बे के हिसाब से बात करूँ, तो किस तरह के केसेस आते हैं बुजुर्गों की तरफ से अपने बच्चों के खिलाफ, या उनकी देखभाल नहीं हो रही हो तो किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? जी, तो इसमें कुछ तरीके के जो मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, वो पहला तो एक होता है कि मेंटेनेंस राशि, यानी तो मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए उनको, कोई कुछ पैसा उनको नहीं मिल रहा है अपने बच्चों से तो वो कितना मिलना चाहिए, तो उसके लिए आता है एक वो केसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस देखे गए हैं वो यही देखे गए जो मैंने आपको दूसरा जो बताया है अभी, जहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कैसे वापस लें, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस आते हैं।
बहुत सारे केसेस यही आते हैं कि मेरे बच्चों ने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा है, तो वो कैसे वो उसको वापस लेना है, प्रॉपर्टी को वो वापस ली जाए। इसमें कई सारे इश्यूज उठे हैं बीच बीच में। पहला ये उठा है कि क्या बहू इन बच्चों में शामिल है कि नहीं, क्या बहू के अगेंस्ट ऑर्डर पास हो सकता है कि नहीं जी। तो उसमें अगर आप साफ साफ उस एक्ट को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा इसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर कोर्ट्स ने उसको डिसाइड किया कई केसेस में, और इनफैक्ट अब तो ये संशोधन में आ ही रहा है कि फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो सास ससुर हैं उनको इसमें पेरेंट्स की कैटेगरी में डालना है। और जजमेंट भी इसी पे ही आए कि बहुओं का भी उतना ही दायित्व है अपने सास ससुर के लिए, या फिर दामाद का उतना ही दायित्व है अपने सास ससुर के लिए कि उनको वो जो भी उनके पालन पोषण के लिए उनको जो भी उनको मेंटेनेंस देना हो या किसी भी प्रकार की जो भी सहायता देनी हो वो सारी सहायता दी जाए। यानी कि बहुत एक उसको वाइड कर दिया गया है, इसको ब्रॉड वे में अगर हम समझें तो बच्चों के साथ साथ बहुओं की भी जिम्मेदारी है, उधर दामाद की भी जिम्मेदारी जो है वो बताई गई है। अक्सर ऐसे भी मामले सामने आ जाते हैं कि जहां बच्चे जो हैं वो बाहर सेटल हो गए, वो मुल्क में है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत हाल में क्या फ़ैसला किस तरीके का आता है, और उन बुज़ुर्गों के लिए गुज़ारे भत्ते का इंतज़ाम, जिसे आप मेंटेनेंस कह रहे हैं, कहाँ से इंतज़ाम होगा? देखिए, अगर बच्चे या तो भारत में कहीं हों या भारत से बाहर हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस इलाके में रहते थे या रहते हैं, ये मैं वरिष्ठ नागरिकों की और माता पिता की बात कर रहा हूँ, आप जिस इलाके में रहते हैं और रहते थे, या आपके बच्चे आखिरी बार जिस इलाके में रहते थे या रहते हैं, आप वहाँ के एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप कहीं किसी भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आप वहाँ पे उसके एसडीएम के वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर बाहर हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो समन्स होते हैं वो हमारा एक कानून है जिसके अंतर्गत अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति होता है जिसको समन इशू करने होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के थ्रू होते हैं। तो इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पे जो दूसरे देश में जो भी उनका जो विभाग होगा, उस विभाग को वो भेजती है और उसके थ्रू वहाँ पे समन उनको रिसीव होते हैं। तो इसी प्रकार वो समन इशू करने वाली बात हो गई, उनके वहाँ यहाँ पे आके अपना केस प्रेजेंट करने वाली बात हो गई, या ऑर्डर को कंप्लाई करने वाली बात हो गई। हर चीज़ उतनी ही मजबूती से की जा सकती है, चाहे आपके बच्चे देश में हों या देश से बाहर रह रहे हों। यानी वहाँ भी सरहद के पार अगर वो कहीं रह रहे हैं तो वहाँ भी उनको जिम्मेदार बनाया जा सकता है, और उन तक पहुँच है और उन तक कोशिश की जाएगी कि वो उस चीज़ को, यानी कि वो मेंटेनेंस वहाँ से दें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। और एक सवाल यहाँ मैं इसमें भी समझना चाहूँगा आपसे, जैसे कुछ स्टेट्स ने इस तरीके की भी कुछ कोशिश की हैं, इंतज़ाम किए हैं कि जो बच्चों की सैलरी आ रही है उसमें से उसका कुछ हिस्सा स्टेट्स ले करके उनके पेरेंट्स को दे। क्या कुछ इस तरह के इंतज़ाम हमारे देश में कहीं पर स्टेट्स में जिस तरीके से कुछ किया है, कि इस एक्ट के तहत भी क्या कहीं इंतज़ाम हुआ है उसमें? नहीं, इसमें ऐसा, इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चों की जो मासिक जो शुल्क है उन सब में से कुछ या सैलरी में से कुछ मिल सके, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी ऐसा कोई आवेदन जब जाता है एसडीएम ऑफिस में, और जब उनको ये आदेश पास करना होता है कि कितना मेंटेनेंस देना है, उसके लिए वो कुछ चीज़ें देखते हैं, जिसमें से एक होता है कि उनके माता पिता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके बच्चों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उन बच्चों की पेइंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो डेफिनेटली उसमें जो इनकी जो सैलरी है, उनकी जो आय है बच्चों की, वो ज़रूर देखी जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स कोई प्रतिशत नहीं है कि इतना प्रतिशत आप पैसा आपको माता पिता को देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो केस टू केस बेसिस पे अपना कोई एक रीजनेबल अमाउंट अपने माता पिता को देने के लिए ऐसा कोई आदेश दे सकते हैं, दिया जा सकता है। और एक कुछ ऐसे भी केसेस आती हैं जिसके अंदर बच्चे कुछ नहीं कमा रहे हैं, अगरचे वो उनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे केसेस में उन माता पिता का क्या होगा जिनके बच्चे जो हैं वो उस वक्त बेरोजगार हैं, या अगर उनका कोई काम नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या फैसला किया जा सकता है? जी, देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, माता पिता अपने एक या और एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उन सबके अगेंस्ट
ये आवेदन फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ। जब आदेश देने की बात आती है तो जैसे मैंने बोला कि एसडीएम ऑफिस जो वो ये ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल जब डिसाइड करता है उस टाइम पे ये बहुत ध्यान में रखता है कि कौन से बच्चे की कितनी आय है और वो कैसे दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं है अगर उनके 3-4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो उनमें से दोनों के ऊपर ही वो लाइबिलिटी बना दें। वो हो सकता है कि एक जो दे सकता है उसके ऊपर ही करें। तो अगर किसी बच्चे के ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा खुद नहीं कमा पा रहा है या खुद का उसके पास कुछ है नहीं तो उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो जाएगा, कोई आदेश पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है। और जैसे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात आई कि आज नया दौर है, जदीद दौर है, साइंस ने तरक्की की है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो कुछ जगहों पर ऐसा भी केसेस आते हैं सामने कि जहां जो बुज़ुर्ग हैं वो तो हैं ही, उनके जो बच्चे हैं वो भी 60 साल से ऊपर हो गए हैं, वो भी बुज़ुर्गों की कैटेगरी में आ गए हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी कहाँ किस तरीके से तय की जाएगी? देखिए, ये बहुत कम केसेस में होता है ऐसा, और हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और कई केसेस में देखा गया है कि दोनों ही वरिष्ठ नागरिक हैं। बट इररिस्पेक्टिव जब भी किसी बच्चे के सामने बात ये आती है कि उसको अपने माँ बाप के लिए कुछ देना है, तो वो चाहे वो वरिष्ठ हो या वो वरिष्ठ नागरिक ना हो, उसकी लायबिलिटी उतनी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज इस मौजू के ऊपर इतनी अहम रोशनी आपने डाली अपने तजुर्बे से, और हमारे नाजरीन तक इस सब्जेक्ट से मुताल्लिक बहुत अहम मालूमात पहुंची, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हमारे जो NGOs हैं बहुत सारा इस ताल्लुक़ से बहुत अहम काम कर रही हैं, और जो NGOs और हुकूमत के काम हैं उनको भी अगर हम देखें तो उसके साथ साथ हमारे समाज की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आगे बढ़कर इस काम में आगे बढ़ें, बुज़ुर्गों को उनका सम्मान दें, उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आएँ। और इसके साथ साथ आज की इस ख़ास पेशकश में जो भी जानकारी, जो भी मालूमात आप तक पहुँची वो दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ और अपने बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें। इसी अल्फाज के साथ हमारी आज की ये ख़ास पेशकश यहीं मुकम्मल होती है। हम अपने मेहमान का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।